नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से चौधरी स्टडी पॉइंट में। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा डिसकंटिन्यूड के लिए, क्योंकि कुछ दिनों से किसी विशिष्ट कृतियों में व्याप्त होने के कारण कक्षा नहीं चल पाई। तो दोस्तों दोबारा हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं और हमने हिस्ट्री चैप्टर 7 तक की तैयारी कर ली है सीटेट के लिए। कुछ चैप्टर्स 5-6 चैप्टर्स हमने ज्योग्राफी के भी कर लिए हैं। यदि आपने इन चैप्टर्स को अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट मेरे चैनल पर जा कर के पहले इसके वीडियोस को, पीछे के वीडियोस को देखिए और नोट्स पाने के लिए, क्योंकि मैं आपको पता है कि किताब से न पढ़ा करके किताब के मुख्य बिंदुओं को जो नोट्स के रूप में मैंने खुद पढ़ करके 120 अंक प्राप्त किए थे वो नोट्स शेयर करता हूँ आपके साथ। आप में से भी किसी भाई बंधुओं को यदि नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूंगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें और आप तक नोट्स पहुँचा दिया जाएगा। तो दोस्तों चैप्टर 8 है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। पीछे आपने अशोक के बारे में पढ़ा था, अब चलिए खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे जो पहला यहाँ आपके सामने जो टॉपिक है वो है लोहे के औजार और खेती। उस समय पर लोहे के औजार कैसे थे, खेती कैसे होती थी, इस बारे में अब आप जानेंगे। इस महाद्वीप में, किस महाद्वीप में? भारतीय महाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि लोहे का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले कब शुरू हुआ, तो लगभग 3000 साल पहले हुआ। इसको इम्पोर्टेंट में रिमार्क करके आप रख लीजिए, है ना। चलिए, महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। महापाषाण कब्र आप जानते हैं ना, पीछे हमने पढ़ा था, वे कब्र जहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों से जो शव होते थे, शव कहें यानी कि जो क्या कहते हैं उसे अपनी भाषा में, जो दोस्तों कब्र होता था ना, कब्र, हाँ अब सही आया। तो कब्र को दर्शाने के लिए बड़े बड़े ईंटों को, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करके उसको गोल घेरा बनाया जाता था, है ना। जहाँ खड़े पत्थर जो हैं ये बताते थे कि ज़मीन के नीचे कब्र है ना। लेटे हुए पत्थर बताते थे ज़मीन के ऊपर कब्र है, तो उसको महापाषाण कहा गया था। लगभग 2500 साल पहले लोहे के औजार का प्रयोग बढ़ने लगा। वेरी इम्पोर्टेंट, लगभग 3000 साल पहले जो है लोहे का प्रयोग शुरू हुआ और लगभग 2500 साल पहले लोहे के औजार का प्रयोग बढ़ने लग गया तीव्र गति से। ये दोनों कब बढ़ा और कब प्रयोग प्रारंभ हुआ, इन दोनों पॉइंट को जो है याद रखिएगा। कृषि के विकास में सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। चूँकि दोस्तों उस समय कृषि का विकास भी हो रहा था, तो सिंचाई के लिए जो है बनावटी वाली जो है जलाशय वगैरह बनाया गया। अधिक मात्रा में नहरें, कुओं का प्रयोग किया गया, कुदाल वगैरह का प्रयोग किया गया। दूसरा टॉपिक आता है आपके सामने, गाँव में कौन रहते थे। अब देखो दोस्तों, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कितने तरह के लोग रहते थे? 3 तरह के। बहुत महत्वपूर्ण है, सीटेट में कई बार आ चुका है। पहले जो लोग रहते थे उसको कहते थे विल्लाला, दूसरे टाइप के जो लोग रहते थे उसको कहते थे उणवार, और तीसरे टाइप के जो लोग रहते थे उनको कहते थे दास या फिर कड़ैसियार या अदिमई। अब ये विल्लाला, उणवार और दास कौन थे? देखिए, विल्लाला तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला कहा जाता था। दोस्तों याद रखना, ये प्रश्न एज इट इज सीटेट ने उठा के पूछ दिया था कि वेलल्ला निम्न में से किसे कहते थे, और 4 ऑप्शन दिया था, उसमें से एक ये ऑप्शन भी था, बड़े भूस्वामियों को। ठीक है, तो बड़े भूस्वामी तमिल में क्या कहलाते थे? वेलल्ला। उणवार कौन थे? साधारण हलवाहों को उणवार कहा जाता था, और भूमिहीन मजदूर को दास कहा जाता था, या उन्हीं को कड़ैसियार कहा जाता था, या उन्हीं को अदिमई कहा जाता था। इन तीनों को याद रखना किसको क्या कहा जाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। ग्राम भोजक कौन है? ये प्रश्न पिछले साल सीटेट में आया है। तो ग्राम भोजक वो होता है जो गांव का प्रधान व्यक्ति होता है। इसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती है देखिए। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि ग्राम भोजक का पद आनुवंशिक था। दोस्तों एक ऐसा प्रश्न पूछ दिया था अजर्सन और रीजन में कि असत्य या असत्य का कथन में
कि ग्राम भोजक का पद आनुवांशिक था। सही बताना था या गलत बताना था? जी हाँ दोस्तों, आनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, जो उस पूरे गांव का जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी ना, सबसे ज़्यादा वो अमीर कहलाता था, और इसी कारण से उसको ग्राम भोजक का पद दिया जाता था। साधारणतः इनके ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। किनके ज़मीन पर? तो इनके ज़मीन पर, ग्राम भोजक के ज़मीन पर। कर वसूलने का भी कार्य ग्राम भोजक का ही होता था, चूँकि सबसे बड़े भूस्वामी होते थे, सबसे ज़्यादा अमीर की कैटेगरी में आते थे। इसी वजह से जो है, जो राजा होते थे वो कर वसूलने का कार्य जो है ग्राम भोजक को ही दे देते थे। ग्राम भोजक न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ये लोग गांव के लोगों के बीच जो विवाद उत्पन्न होता था उसको भी शांत करवाते थे, और कभी कभी ये पुलिस का भी काम कर लिया करते थे। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। दोस्तों ये प्रश्न इसी बार आया था कि गृहपति निम्न में से किसे कहते थे? तो दोस्तों गृहपति कहते थे कि ग्राम भोजक के अलावा जो स्वतंत्र कृषक। दोस्तों ऐसे प्रश्न आया था, आपको बता रहा हूँ एज इट इज़। निम्न में से गृहपति किसे कहते थे? तो स्वतंत्र कृषक को, अस्वतंत्र कृषक को, और दो ऑप्शन थे। तो स्वतंत्र कृषक पे जिन्होंने टिक किया वो सही था। दास कर्मकार वो थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी, क्योंकि दोस्तों दास और कर्मकार के पास अपने पास अधिक मात्रा में ज़मीन नहीं होती थी, ताकि वो खेती कर सकें और जो है अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सकें। इतना ज़मीन ही नहीं होता था, तो इतने पैसे ही नहीं होते थे, और ऊपर से इन पर टैक्स भी देना होता था। इसी वजह से ये लोग क्या करते थे, दूसरों की ज़मीन पर अपनी जीविका चलाने के लिए कार्य करते थे। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। इस महाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। अभी मैंने ही कहा था ना शुरू में कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले 3000 साल पहले प्रारंभ होना शुरू हुआ था लोहे का प्रयोग, और 2500 साल पहले ये तीव्र गति से आगे बढ़ा। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। जरूर, लगभग 2500 साल पहले लोहे का औजार का प्रयोग बढ़ने लगा, और कृषि के विकास में सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए गए। अब देखिए अगला टॉपिक है नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अब देखिए नगर के बारे में पढ़िए। मथुरा नगर दोस्तों उस समय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नगर माना जाता था। लगभग 2500 साल से भी ज़्यादा समय से महत्वपूर्ण नगर कौन रहा? मथुरा। चलिए, शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर थे। जी हाँ, जानी सी बात है। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। ये बहुत सुंदर सुंदर जो है मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई जाती थी, हमने भी देखे हैं फ़ोटोज़ वगैरह में। आप कभी गूगल पे सर्च करना मथुरा की मूर्तियाँ तो आएंगी। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। दोस्तों ये प्रश्न इस बार भी सीटेट में पूछा था कि कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो मथुरा थी। या आपसे गलती करवाने के लिए वैसे भी पूछ सकता है कि मथुरा किन शासकों की दूसरी राजधानी रही? तो कुषाणों की। मथुरा बौद्ध विहार और जैन मंदिरों का भी केंद्र है, और कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र मथुरा है, इसमें कोई संशय नहीं है। आपसे अगर ऐसे पूछ दे कृष्ण भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र निम्न में से कौन सा है, तो मथुरा है। ये तो आप हम सब जानते हैं, मथुरा के दीवाने हैं। मथुरा में पत्थरों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। दोस्तों यहाँ पर राजा रानी अपने द्वारा किए गए कार्य को, इवन जो मथुरा में जो पत्थरों पर जो अभिलेख मिले हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन जो मिली हैं, वो वहाँ के जो किसान, पशुपालक और दास वगैरह थे ना, वो भी अपने योगदान को वहाँ पर उकेरवाए हैं, है ना। शिल्प तथा शिल्पकार कौन थे? उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र हैं। दोस्तों शिल्प और शिल्पकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? तो वाराणसी का मदुरई। क्या खासियत है देखिए, अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। दोस्तों श्रेणी किसे कहते हैं? तो व्यापारी और शिल्पकारों के संघ को। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। अरिकामेडू में छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं, और यहाँ अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ये देखो दोस्तों,
शिल्प और शिल्पकार की बात जब हुई ना, तो अरिकामेडु इसके लिए प्रसिद्ध था। शिल्प और शिल्पकार के लिए वाराणसी में अरिकामेडु नामक जगह था। अब नहीं, ये अरिकामेडु जो है ये पुदुच्चेरी में है। कहाँ पर? पुदुच्चेरी में, है ना। तो अब यहाँ पर आपके जो बात है, यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न भी मिले हैं। आपसे पूछेगा कहाँ पर मिले हैं ये सभी चीज़ें, तो ये मिले हैं अरिकामेडु में। अरिकामेडु में छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं और यहाँ अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अब देखो दोस्तों, एक वेरी मोस्ट यहाँ पर मैंने लिखा है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्राचीनतम तमिल रचनाएं। देखिए दोस्तों, सबसे प्राचीन जो तमिल रचनाएं थी वो कहीं ना कहीं साहित्य में बहुत बड़ा रोल निभाती है। उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। हर साल तमिल रचना से एक प्रश्न उठा के देते हैं और वो प्रश्न कॉमन होता है हर साल, और वो होता है ये देखो। इसलिए कहते हैं हमारे नोट्स को लीजिए, कम समय में ज़्यादा तैयारी कीजिए। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। हर साल ये प्रश्न उठ के आता है, संगम साहित्य किसे कहते हैं? तो संगम साहित्य तमिल की रचनाओं को कहते हैं। इसकी रचना कब हुई थी? संगम साहित्य की रचना करीब 2300 साल पहले की गई। कब की गई? लगभग 2300 साल पहले। और इन्हें संगम साहित्य इसलिए कहा जाता था क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। दोस्तों 6-7 बार ये प्रश्न भी आया है कि संगम साहित्य नाम क्यों पड़ा है? इसलिए पड़ा क्योंकि जो दोस्तों मदुरई नामक जगह था जो तमिल में, वहाँ पर जो कवि सम्मेलन होता था ना, वहाँ कविताओं का संकलन किया जाता था। और वहाँ जो कवि सम्मेलन के, मदुरई के कवि सम्मेलन में कवियों के द्वारा जो कविताएं की गई और उनका जो संकलन, उनको जो इकट्ठा करके एक जगह जो इकट्ठा लिखा गया, उसी संकलन का नाम ही संगम साहित्य पड़ गया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आज की कक्षा रुचिकर लगी होगी आपको। आप मेरे नोट्स को पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से नंबर ले करके आप मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज करें, आप तक नोट्स पहुँचा दिया जाएगा। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। कक्षा 6 की इतिहास की किताब खत्म होने वाली है। कल 9वां चैप्टर, परसों 10वां चैप्टर किताब खत्म। तो ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है, आप भी करें तैयारी। बेस्ट विशेज़ आप सभी को। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।